तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे देख लिया था, क्वेश्चन था। ओके, प्योर रोलिंग स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, और प्योर रोलिंग में एक क्वेश्चन किया जिसमें कि हम लोगों ने डिस्क के ऊपर फोर्स लगाया था, और फोर्स लगा करके ये रोल कर रहा था, तो मुझे एक्सलेशन वगैरह निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था। उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे तरीके से डेप्थ में जानेंगे। तो लेट से कि ये हमारे पास एक डिस्क है, और डिस्क पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो इस पे फोर्स लग रहा है एक इस डायरेक्शन में F, और एक और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F। इसका रेडियस है R। ये जो डिस्क गिवन है, डिस्क that is of mass m and radius r given है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, और प्योर रोलिंग है बोल दिया गया। प्योर रोलिंग हो रहा है ऐसा बोल दिया गया। और ये अगर रेडियस r है तो ये कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, r/2 पे रखा गया है। तो पूछा गया है फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द डिस्क। सॉल्व करो जल्दी से इसको। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। इस जगह पे इसका पहले मैं एफबीडी बना लेता हूँ, और मुझे क्या अप्लाई करना है इसमें, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और दूसरा जो चीज़ अप्लाई करना है डेट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सॉरी एक्सेलरेशन। तो जब हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं फोर्सेस को दिखा देता हूँ। एक फोर्स है जो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, ये दूसरा फोर्स जो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, तो मैं आगे की डायरेक्शन में जूम कर लेता हूँ, और फिर इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी लगाना है। तो इसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं, और इसका फ्रिक्शन से आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन ए होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला जो आएगा इक्वेशन डेट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा के कारण से आएगा। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो तीन फोर्सेस के कारण से लग रहा है। एक तो कैपिटल एफ फोर्स के कारण से, डेट विल बी एफ इंटू आर, और ये जो टॉर्क होगा फोर्स के कारण से वो इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, सो डेट विल बी नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ इंटू r/2, एंड प्लस ऑफ फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है, तो इसका भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस मुझे चूज करना होगा, माइनस ऑफ एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2। डिस्क लेकर के चल रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा mr²/2 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ a/r इस जगह से। तो आर 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 हर एक जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगा, f/2 माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma/2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन किस जगह से निकालेंगे, इस तरफ से नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकंड इनको ऐड करें, कैपिटल f/2 इज इक्वल्स टू 3ma/2 आ जाएगा। सो इस जगह से एक्सेलरेशन आ जाएगा, डेट इज f/3m। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो गया, और ये एम ए और ये ma/2 दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3ma/2, और कैपिटल f/2 टू टू कैंसिल आउट, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो हम लोग इधर से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। सो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू ए विच इज f/3m विच इज इक्वल्स टू f/3। सो दिस विल बी द फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा। तो f/2 आया था तुम्हारा, क्या था रीजन, क्या गलती किया, बोलो। टॉर्क जीरो कर दो।
और गलत ले लिया, आपका चलो। इक्वेशन गलत है। आरबीडी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक बेसिक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी तो टफर लेवल पे तो हम लोग गए ही नहीं है, अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का मास m है और रेडियस r है, और इस पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कैपिटल F। तो मुझे बताओ कि सिंपल सा फ्रिक्शन कितना होगा। फाइंड फ्रिक्शन ऑन द रिंग, और प्योर रोलिंग हो रहा है ऐसा बता दिया गया। सॉल्व। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा कैपिटल है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है तो मैं जूम कर लेता हूँ, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा लूंगा। इस पर जो टॉर्क लगेगा कैपिटल एफ के कारण से और फ्रिक्शन के कारण से आई कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर होगा, क्योंकि इस जगह पे प्योर रोलिंग हो रहा है। और दूसरा नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये किसके लिए होता है जब हमारा रोटेशनल मोशन हो रहा होता है, और अगर तुम्हारा ये भी हो रहा है, क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, तो इसमें मैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन भी अप्लाई करूंगा। नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे तो कैपिटल एफ, और एक फ्रिक्शन हो जाएगा कैपिटल एफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, और दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। और इधर अल्फा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, अल्फा कितना हो जाएगा ए बाय आर, और हमेशा ये आर आर कैंसिल आउट हो जाता है। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, या सब्ट्रैक्ट कर लो, फ्रिक्शन निकालना है। जो भी चीज़ करना है उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो पहले तो। अगर फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू एफ इज इक्वल्स टू टू एम ए, और इधर से टू टू कैंसिल आउट होगा, सो एक्सोलेशन विल बी इक्वल्स टू एफ बाय एम। अगर इधर से मैं फ्रिक्शन निकालूंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा जीरो। अब तुम देखो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मैं मेरे क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि मैं सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ग्राउंड से फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और फिर भी प्योर रोलिंग हो रहा है। सोचो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको तुमने ओमेगा से वेलोसिटी दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी, और कांस्टेंट भी वेलोसिटी दे दिया, और v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर है, तो ये प्योर रोलिंग हमेशा करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जीरो लगेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स आता है तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द फ्रिक्शन विल ऑल्सो एक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योर रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आया। तो स्टेटमेंट अगर आया ट्रू और फॉल्स में, या फिर तुम्हारा ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वाइजली चूज करना। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा प्योर रोलिंग होने के लिए। चलो, तो ये चीज़ बताने के लिए कर रहे थे हम लोग काम। और इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट दिए जा सकते हैं, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सिलेंडर, बहुत सारी चीज़, और सभी के केस में हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं दैट इज इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई भी रोलिंग हो रहा होगा तो रोलिंग ऑफ रोलिंग ओवर इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर अगर कोई भी रोलिंग होगा तो उसके लिए हम लोग सारी चीज़ अब निकालेंगे। तो जहाँ तक आधी बातें तो तुम्हें पता ही होगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा, और फिर इस पे क्वेश्चंस वगैरह जो करना होगा वो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और मान लो इस जगह पे कोई भी एक रिजिड बॉडी रखा हुआ है और ये रोल कर रहा है। रिजिड बॉडी रखा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, तुम्हारा सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको रिजिड बॉडी एज्यूम करता हूँ, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसका रेडियस आर में एज्यूम करता हूँ।
तो इसका एफ बी टी कैसा बनेगा, इसका एफ बी टी पे एम जी जो लगेगा वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में आएगा इसका एम जी साइन थीटा का फोर्स, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। और फ्रिक्शन इस जगह पे लग रहा होगा, मैं एज्यूम करके रखा हूँ अभी कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना, प्योर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, मैं जूम कर लेता हूँ, पीछे के डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। और अब इसमें दो चीज़ें लगाना है, क्योंकि हमें पता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो तरह का मोशन कर रहा है, एक तो एक्सलरेट भी कर रहा है और एक रोटेट भी कर रहा है, और क्योंकि प्योर रोलिंग बोल के रखा है तो ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर हम लोग ले सकते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन मोशन के लिए कर लेता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ये जो मैंने इक्वेशन लगाया एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, क्योंकि ट्रांसलेशन के अलावा रोटेशन भी हो रहा है तो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा भी देना पड़ेगा। अब टॉर्क जो होगा वो दो के कारण से होगा, टॉर्क किसके अबाउट हम लोग ले रहे हैं, सेंटर के अबाउट अगर लेंगे या फिर इसके अबाउट लेंगे तो उसके के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं सेंटर के अबाउट लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण से टॉर्क आएगा, और वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और आई को आई रहने दो, अल्फा को मैं अल्फा लिख देता हूँ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में अभी तक हमने ये जूम नहीं करा है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, अगर प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा तो भी मैं ये दोनों इक्वेशन को आराम से लिख सकता हूँ। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो प्योर रोलिंग होगा तो एफ आर इज इक्वल्स टू आई, अल्फा की जगह पे मैं लिखूंगा ए बाय आर, और ये इक्वेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू आई बाय आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को मैं कर लेता हूँ ऐड, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा फर्स्ट प्लस सेकेंड इम्प्लाइज इज इक्वल्स टू एम ए प्लस ऑफ एम, सॉरी आई होगा ना, आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इधर से एक्सोलेशन कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस ऑफ आई बाय आर स्क्वायर। सो ये एक ऐसा फॉर्मूला है एक्सोलेशन का जो कि किसी भी रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई हो सकता है, बस आई का वैल्यू उठा के पुट करते जाना है और आंसर आते जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सोलेशन का फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमारे पास डिस्क होगा या रिंग होगा तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकता है, मान लो कि रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्सोलेशन कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन, बोलो कितना होगा, 2, यस सर। हाँ इसको और मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस ऑफ आई को लिख लो एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, और एम को कैंसिल आउट कर लो तो बन जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ज़्यादातर जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरल फार्मूला ये भी तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो, आसानी से कुछ भी निकालना। तो दूसरा रिंग हो गया, तो डिस्क, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और उसके लिए एक्सोलेशन कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पे कितना पुट करूँगा मैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, जैसे हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर,
कोई सा भी ले सकता हूँ, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं इस जगह से सभी के एक्सोलेशंस भी निकाल सकता हूँ। बताओ कितना हो जाएगा एक्सोलेशन? हॉलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 एम आर स्क्वायर। और इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5। 2/5 एम आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। हॉलो स्फीयर का कितना आया? 3 हम्म, by 5। 3g sin थीटा। 3/5। हाँ, 3g sin θ/5। और ये कितना आया? 5/7। 5/7। तो इधर से एक्सेलरेशन को कंपेयर किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका है। और क्वेश्चन आया था जेई में भी इस तरह के। तो पहले एक्सेलरेशन को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका? 5/7 या 3/5 या 2/3 या फिर 1/2? निकाल सकते हैं ना, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गया, तो इसको हम लोग करके निकाल सकते हैं। सॉलिड से। हाँ, जिसका भी सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उसका ज़्यादा एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सबसे पहले नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसको सबसे कम टाइम लगेगा नीचे आने में, तो जिसका सबसे एक्सेलरेशन ज़्यादा उसको नीचे आने में टाइम जो लगेगा वो सबसे कम लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस में सबसे कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा प्योर रोलिंग के लिए। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने आधे काम कर ही लिया था। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू दिस थिंग और एक्सेलरेशन निकल चुका है। जब वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? F इज इक्वल्स टू, अच्छा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम ऑलवेज लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बोलते हो? क्या फ्रिक्शन इस जगह पे अगर बॉडी रोल कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ये ऑलवेज मैक्सिमम लगेगा क्या? हम्म, बोलो। हाँ। ऑलवेज मैक्सिमम लगेगा क्या? नहीं नहीं। नहीं। ये हमारा फ्रिक्शन जो है ऑलवेज मैक्सिमम नहीं लगता है। ये फ्रिक्शन एडजस्ट करता है मैक्सिमम से ज़ीरो के बीच में, कोई सा भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जब हमें पता है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो प्योर रोलिंग कराने के लिए फ्रिक्शन जो लगाएगा वो सबसे मैक्सिमम लगाएगा। तो मैं बोलूँगा फ्रिक्शन मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। उसी समय मैं बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, क्योंकि ऊपर जो मैंने फ्रिक्शन लिया है देखो सिर्फ एफ लिया है, हमने म्यू इनपुट नहीं किया है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन लगा के छोड़ दिया, जबकि नॉर्मल का वैल्यू हमें पता है, नॉर्मल कितना होगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाए। तो ये हमेशा इस तरीके से हमें सोच करके निकालना है। अब मैं मान रहा हूँ कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन। बोलो, कुछ बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत ही कम आ रही है, फिर से बोलो। तो मैं पूछ रहा था कि फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा फिर मैक्सिमम क्यों नहीं लग रहा? अच्छा हाँ, ये भी बताओ ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है? स्टैटिक। जो अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के पास प्रॉपर्टी होता है, कम लगा पाना है ज़्यादा लगा पाना। काइनेटिक हमेशा ज़्यादा ही लगता है, मैक्सिमम। तो ये एडजस्ट कर पा रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है।
और क्वेश्चन के पर्पज से म्यू एस और म्यू के का वैल्यू जनरली सेम दिया जाता है। चलो तो ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इस जगह से मुझे निकालना है, जहाँ फ्रिक्शन तो इस तरफ से निकल जाएगा हमारा, ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो फ्रिक्शन आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी, और इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर नीचे डिवाइड कर लो तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। याद रखना इसको। फ्रिक्शन वाले में ये चीज जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो अगर मुझे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है कि म्यू सबसे मिनिमम कितना होगा, तो ये कॉस थीटा इधर है और ये साइन थीटा है, टेन थीटा बना देगा। सो म्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन जो फ्रिक्शन में है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी होगा, वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। सर म्यू मिनिमम क्यों बोले आपने? मैक्स होगा। म्यू मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, सोचो। ये मैक्सिमम लगा सकता है म्यू एन का वैल्यू, इसका मतलब नहीं है कि म्यू मैक्स तुमने बोला, इसका मतलब ये है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। अरे अगर तुमने बोल दिया एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.5 है और म्यू का वैल्यू 0.6 है। अगर 0.5 पे अगर 0.5 पे आराम से प्योर रोलिंग कर रहा है तो 0.6 पे तो करेगा ही ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, सबसे कम वैल्यू जिस पे प्योर रोलिंग कर पाए। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसीलिए मैं म्यू मिनिमम निकाल रहा हूँ। ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, ज़्यादा तो इन्फिनिटी भी कर दो तो भी प्योर रोलिंग करेगा। मिनिमम कितना रख सकता हूँ ताकि प्योर रोलिंग करे, उससे कम प्योर रोलिंग नहीं होगा फिर, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो सबसे कम जो लगेगा वो किसके लिए लगेगा, रिंग के लिए, है ना, क्योंकि ये चीज कितना हो जाएगा, इस तरीके से सबसे ज्यादा होगा, सॉरी। उसके बाद फिर म्यू जो सबसे कम लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड में सबका तो एक एक करके कंपेयर कर रहे हैं, म्यू मिनिमम मतलब कम बोलना पड़ेगा, लेकिन रिंग के लिए सबसे ज्यादा होगा और ये इसके बाद किसके लिए होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर सबका निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। वैल्यूज पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। यहाँ पे के क्या है, के इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आई बाय आर स्क्वायर होता है, ये हमें पता है, नहीं एम होता है। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। तो इसी जगह से मैंने निकाल लिया ये चीज। ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूलेज याद कर लो, दो फॉर्मूलेज हमेशा याद होना चाहिए, एक फ्रिक्शन का या एक्सोलेशन का याद होना चाहिए। ये याद हुआ तो कम से कम तुम एक्सोलेशन का भूले तो भी निकाल सकते हो, फ्रिक्शन का भूले म्यू का भूले तो भी निकाल सकते हो, एक्सोलेशन याद होना चाहिए। और ये फ्रिक्शन का विच इज एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बस चेंजेस क्या है, ऊपर इसमें जो चेंजेस हैं ये के स्क्वायर ऊपर है और नीचे वाले में क्या है, आर स्क्वायर ऊपर है। कंफ्यूज मत होना और इंटरचेंज भी मत कर देना। तो ये हमारा हो गया। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, थीटा इज इक्वल्स टू 37 दे रखा है और एक डिस्क दे रखा है। डिस्क का मास m है और इसका रेडियस r है और इसको इस जगह से रिलीज कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है
कि फाइंड द मिनिमम coefficient of friction required for pure rolling. सॉल्व करो इसको। आएगा आंसर? बेसिक है ना। अभी चलो देखो ऊपर में जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा अपन 1 प्लस आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर, आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर, tan थीटा 1/4 1 प्लस ऑफ आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा tan 37 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाय एम का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा आर बाय रूट 2। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इधर लिख दिया मैंने आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और ये 2 ऊपर चला गया, कैंसिल आउट है ना, क्योंकि मुझे के स्क्वायर निकालना है। के स्क्वायर इज बेसिकली आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 इस जगह पे पुट करा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा tan 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। दिस इज मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। tan 37 कितना होता है 3/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो तुम्हारा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है वो 1/4 है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इफ म्यू इज इक्वल्स टू 1/5 then find acceleration of center of mass and alpha of the disk। और एग्जैक्टली अभी सेम चीज़ है, थीटा इज इक्वल्स टू 37 दिया गया और ये डिस्क जो है इसके ऊपर रख दिया गया, और बताया नहीं गया कि प्योर रोलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन निकाला कि मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, तभी ये आराम से प्योर रोलिंग कर पाएगा। लेकिन तुम्हें मैंने दे दिया 1/5, तो तुम्हें पता चल गया कि ये प्योर रोलिंग तो नहीं करेगा। तो अब निकालो, सॉल्व करो इसको। अब इस जगह पे ये जो डिस्क दिया गया है उसको रोल कराया गया है ना, तो मुझे ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, और साथ ही साथ इसका ओमेगा अल्फा कितना होगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। अभी हम लोगों ने बताया कि इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में लगेगा mg कॉस थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो ये रोल कर रहा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और एक्सलेट कर रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं पूरा का पूरा इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद लगाऊंगा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तो इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट डाला हूँ, तो फ्रिक्शन के कारण से होगा एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब इस जगह पे प्योर रोलिंग होगा नहीं, तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन लगेगा डेट विल बी मैक्सिमम, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू का वैल्यू हमें गिवन है,
और नॉर्मल होगा कितना, एम जी कॉस थीटा। तो म्यू का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5, और इस जगह पे पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा एम जी साइन 37, डेट इज 3/5 माइनस ऑफ फ्रिक्शन एम जी by 5 into cos of 37 which is 4/5 is equals to mass into acceleration। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5 माइनस ऑफ 4/25, जी कॉमन ले लो, ये आ गया एक्सेलरेशन। और इस तरफ से मैं फिर एफ का वैल्यू पुट करके ये सारे आंसर्स निकाल सकता हूँ। फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, विच इज एम जी, ये वाला था वैल्यू, एम जी 4 mg डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू, इंटू आर भी है, इज इक्वल्स टू मास एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। एम से एम कैंसिल आउट और एक आर से आर चला जाएगा, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 4g/25, सॉरी 2 भी तो है, तो 8 हो जाएगा 25 आर। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको प्योर रोलिंग करा पाए, और प्योर रोलिंग नहीं कराएगा तो कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम लगता है। तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है और वो घसीटते हुए काइंड ऑफ नीचे आएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें इस तरीके से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक रिंग है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, जिसका मास m है और रेडियस r है और एंगल थीटा है, दैट इज इक्वल्स टू 37, और ये h हाइट है, दैट इज, अभी देता हूँ, h इज इक्वल्स टू मान लो 6 है, और वापस से सेम इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन इस बार इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जो क्या है, डेट इज डिस्क, और इस डिस्क का भी मास m है और रेडियस r ही है, और ये भी हाइट h इज इक्वल्स टू 6 मीटर गिवन। तो दोनों जो है वो नीचे गिरा, रेडियस को स्मॉल मानना है, एज्यूम रेडियस इज स्मॉल। बोला गया कि अगर वो दोनों इस पॉइंट ए तक पहुंचेगा तो फाइंड ओमेगा ऑफ रिंग अपॉन ओमेगा ऑफ डिस्क। ये कितना होगा, सॉल्व करो उसको, और एज्यूम करना है कि प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, दोनों में प्योर रोलिंग हो रहा है, इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसके बेसिकली दो मेथड है, दो मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, लेकिन एक मेथड जो है वो आसान है, तो उसे मैं बताता हूँ। पहला मेथड तो ये है कि तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ आई बाय आर स्क्वायर, है ना, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ एम प्लस, फिर हो जाएगा एम प्लस ऑफ आई बाय आर स्क्वायर। दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, वेलोसिटी आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, प्योर रोलिंग ओमेगा निकल जाएगा। एक लैंडी मेथड, या फिर तुम्हें अल्फा पता होगा डायरेक्टली, तो अल्फा से तुम निकाल लो कि कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में, नीचे जाने के बाद तुम निकाल लो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, फॉर्मूले से कि फाइनल ओमेगा कितना होगा इनिशियल, क्योंकि रिलीज किया गया। दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, याद करो जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे थे तो CTRM के केस में जो टोटल एनर्जी होता था वो दोनों के कारण से होता था, एक हाफ mv² के कारण से, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल विच इज हाफ आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और दोनों केस के लिए हम लोग प्योर रोलिंग अगर एज्यूम करेंगे
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे तो हमारा कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकते हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा रिंग का इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करा था तो ये कितना निकल के आया था एम वी स्क्वायर, और ये कितना निकल के आया था 3/4 एम वी स्क्वायर। याद है क्या चीज़? नहीं याद है तो यहाँ पे भी देख लो, करा तो दिया है मैंने। और ये हमारा टोटल एनर्जी निकला। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ओमेगा के फॉर्म में, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, बराबर है क्या? और ये हो जाएगा 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो दिस इज टोटल एनर्जी किसके लिए? डिस्क के लिए। और ये टोटल एनर्जी किसके लिए? रिंग के लिए। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे आने के बाद इसको मिला है वो किसके कारण से मिला है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण से। और इसके रेडियस को मैंने काफ़ी छोटा एज्यूम करके रखा है पहले से ही। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा एम जी एच, दोनों में एनर्जी एम जी एच ही मिलने वाला है, इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसमें भी एम जी एच इज इक्वल्स टू 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें 1 मान लेता हूँ, इसमें 2 मान लेता हूँ। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और 3/4 सर ओमेगा 2। फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं कंसीडर करिए। हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात तुमने अभी पूछ लिया, फ्रिक्शन के कारण से वर्क होगा कि नहीं होगा। तो अभी मैंने बताया कि जब प्योर रोलिंग होता है तो उस समय फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगा है फर्स्ट केस, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो जीरो ही होगा। और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण से वर्क जीरो हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस केस में ज़ीरो होगा क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो प्योर रोलिंग होने के कारण से पॉइंट जो है ऑलवेज रोटेट हो जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है हमारा वो हमेशा चेंज हो जा रहा है। याद करो वर्क पावर एनर्जी में जब मैं रिवीजन करा रहा था तो उस समय ये सब चीज़ें पढ़ाया था कि फ्रिक्शन के कारण से वर्क हो जा रहा है ज़ीरो। समझ में आया क्या? हाँ पॉइंट सर। ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स यस ऑलवेज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये डिस्प्लेस किया तो फोर्स नहीं लग रहा है इस लोकेशन पे, है ना? तो इसीलिए वर्क डन बाय फोर्स फ्रिक्शन जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा अगर प्योर रोलिंग बोल दिया है तो। लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं बोला है तो तब क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? वैसा क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये 3/4 ओमेगा 2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर। सो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये हमारा रूट अंडर ऑफ 3/2 निकल करके आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? अब अगर बोला होता है कि इसमें जो है इतना फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है कि वो प्योर रोलिंग कर पाए, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो ऊपर वाला केस है, ये वाला केस, इस जगह से रिलीज किया गया, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किधर गया? 1/5 लिया था ना हमने, ये वाला 1/5 लिया है म्यू। तो इसके लिए हमें ये निकालना है कि जब इस जगह पे पहुंचेगा तो ओमेगा कितना होगा। बोलो क्या करना पड़ेगा फिर? यहीं पे करना होगा। इस केस के लिए क्या करना क्वेश्चन होगा? क्या बोला आप? हम्म क्वेश्चन क्या बोला आपने? मैंने बोला अगर म्यू इज इक्वल्स टू 1/5 है और डिस्क को इस जगह से रिलीज किया गया, तो यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसका ओमेगा कितना होगा बताओ। और ये हाइट वगैरह दे दिया है लेट से फ्रिक्शन का वर्क डन भी 6, कंसीडर हाँ करेंगे फिर। 6 मीटर। हाँ फ्रिक्शन का भी वर्क आता है। क्या करेंगे बोलो फिर? तो फ्रिक्शन का भी वर्क डन आएगा।
फ्रिक्शन का भी वर्क डन आएगा, तो कितना हो जाएगा वर्क डन फ्रिक्शन के कारण से? हम्म चलो इसको कर ही देता हूँ, -mg cos थीटा इंटू 10। क्योंकि इस जगह पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो घसीटते हुए आएगा। और उससे बेटर मेथड है, फ्रिक्शन के कारण से वर्क तो होगा ही होगा, उससे बेटर मेथड ये है कि तुम्हें अल्फा पता है ना, इसका अल्फा तुमने निकाला था, म्यू इज इक्वल्स टू, अगर 1/5 है और ये 37 डिग्री दे रखा है, ये हाइट h इज इक्वल्स टू 6 दे रखा है, तो ये तुमसे पूछा गया जब वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो इस जगह पे ओमेगा कितना होगा, ये निकालने पूरा गया है ना। इसी को सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें अल्फा पता है, अल्फा इधर से निकाला था, इधर क्या, ये रहा 8g/25 आर, अल्फा इज इक्वल्स टू 8g/25 आर, और ए भी तुमने निकाला था, ए कितना निकाला था, दिस मच, विच इज, अगर मैं देखूं तो 1/5 कॉमन ले लो, तो 4/5, 15 माइनस 4, इट इज 11/5, और कितना आ गया 11/25 है ना। हाँ सर। 11g/25। तो अब मुझे ये निकालना है कि इस मास को इस जगह से इस जगह तक जाने में टाइम कितना लगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम के लिए रोटेट भी करेगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, बोलो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये एंगल 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, सो 10 इज हाँ इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ऑफ ए, एक्सेलरेशन कितना 11g/25 इंटू टी स्क्वायर, तो इधर से तुम्हारा टाइम आ गया है ना, जो भी है देख लेना, 20 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाय 11g का रूट अंडर, ये टाइम आया। अब ये जो टाइम आया इतने टाइम के लिए रोल करते हुए नीचे आएगा, तो मैं अब निकाल सकता हूँ ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी, इनिशियल तो 0 था, सो ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टाइम, अल्फा का वैल्यू पुट कर लो 8g/25 आर, और टाइम का वैल्यू पुट कर लो विच इज रूट अंडर ऑफ 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 11, जो भी, तो इस तरीके से तुम ओमेगा निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बना, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये बना हमारा रोलिंग विथ स्लिपिंग, तो अभी उसी चीज को हम लोग डील करेंगे, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग एंड रोलिंग विथ स्लाइडिंग, दो तरह की चीज होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज करा वो प्योर रोलिंग करा, विच वाज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, अब हम लोग करेंगे रोलिंग विथ स्लाइडिंग। विथ रोलिंग विथ स्लाइडिंग, या फिर रोलिंग विथ स्लिपिंग भी बोला जा सकता है ना। चलो तो इस केस के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक इजी पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है, और डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, और वो इस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्लोर पे, और मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दिया, तो ये मान लो कि डिस्क है,
इसका मास m है और रेडियस r है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे कि मान लो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी दिया गया, ओमेगा नहीं दिया गया, या फिर सिर्फ ओमेगा दिया गया, वेलोसिटी नहीं दिया गया, या फिर दोनों दिया गया लेकिन v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर नहीं है, मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। तो उस केस में ये रोलिंग विथ स्लाइडिंग करेगा। मान लो कि मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ v वेलोसिटी दे करके इसके ऊपर रख दिया और मैंने बोला इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, फ्रिक्शन परसेंट है म्यू जो भी है, और डिस्क है जो कि मास है और इसका रेडियस आर है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रोल करते 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 फ्रिक्शन एक्ट करेगा और इसकी वेलोसिटी v डैश हो जाएगी और ये ओमेगा डैश से रोटेट भी करने लग जाएगा और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे v डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश इंटू आर हो जाएगा और ये कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग जैसे ही फुलफिल होगा यहाँ पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे फ्रिक्शन अभी ज़ीरो नहीं होगा, लगेगा। इस जगह पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि प्योर रोलिंग इस जगह पे स्टार्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, पूछो। सर स्टॉप भी तो हो सकता था ना क्या सर, डिस्क रुक भी सकता था ना। क्या बोल रहे हो, डिस्क हाँ सर, वो टी टाइम में डिस्क रुक भी तो सकता था ना सर, वो होने का रुकेगा क्या या नहीं रुकेगा, तुम सोचो जरा सा। रुक सकता है क्या ये रुकने का कंडीशन है ही नहीं। वेलोसिटी तुमने आगे दिया है, कैसे रुकेगा ये। कुछ ओमेगा आ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा और ओमेगा थोड़ा बढ़ जाएगा, पूरा ही वेलोसिटी जीरो हो जाए, ओमेगा रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं सर। तो कुछ टाइम लगेगा ऐसा होने में, तो मैं उस टाइम को टी एज्यूम कर लेता हूँ कि अभी ये रोलिंग विथ स्लाइडिंग हो रहा था और अब ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग होने लग गया। तो इस जगह से इस सिचुएशन में आने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये सिचुएशन जब हो रहा होगा उस समय इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शंस वगैरह लग रहे होंगे, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे की डायरेक्शन में या पीछे की डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट। आगे की डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में। इतना तो हाँ। कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, आगे की डायरेक्शन में नहीं लगेगा। क्यों, अगर फ्रिक्शन लग गया आगे की डायरेक्शन में तो टॉर्क इसके अबाउट इधर आएगा, तो ओमेगा भी तो इधर ही हो जाएगा और इसके सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, तो ये तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। हमें क्या करना है, हमें करना है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का, और इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत तो ओमेगा आया होगा, तो इस v को कम करना है और इस ओमेगा को बढ़ाना है ताकि एक टाइम ऐसा है कि ये रिलेशन फुलफिल हो जाए, है ना। यही करना चाहते हैं हम लोग। तो उसके लिए फ्रिक्शन को पीछे ही लगना पड़ेगा ताकि ये वेलोसिटी को डिक्रीज भी करे और ओमेगा को बढ़ाए भी। अब समझ में आया। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल, और क्योंकि इस जगह पे फ्रिक्शन काइनेटिक है या फिर स्टैटिक है, तुमने बोल दिया ना स्लाइडिंग हो रहा है काइनेटिक। तो काइनेटिक लगेगा, फ्रिक्शन है काइनेटिक, तो दिस फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, और फ्रिक्शन मैक्सिमम काइनेटिक के टाइम पे म्यू इंटू एन लगता है।
ठीक है, तो जब हमें यूज होगा तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एफ ही यूज करते हैं। अब इसका जो है दो तरह का मोशन हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और एक रोटेशन भी हो रहा है। तो इसका एक पॉइंट मास बना लो, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और रिटार्डेशन होगा एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ बाय एम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है तो अल्फा भी इस डायरेक्शन में होगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई का वैल्यू डिस्क वगैरह होगा तो उसके हिसाब से हम लोग चाहे तो पुट कर सकते हैं, अभी आई रहने देता हूँ, और ये अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, एफ आर बाय आई। ये मेरे पास अल्फा निकल के आया और ये निकल के आया मेरे पास ए। अब क्या करें बोलो, इसके आगे क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम दूसरे जगह पे चले गए, ऐसा करना ही नहीं है। अभी हम लोग वो काम पे नहीं जा रहे हैं। अब इसमें दूसरा काम ये करना है कि ये रिटार्डेशन या फ्रिक्शन तब तक एक्ट करते रहेगा जब तक कि वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश आर के बराबर ना हो जाए। मतलब कि ये जो बॉडी है सेंटर ऑफ मास की वी वेलोसिटी थी जब इनिशियल टाइम था, और जब फाइनल टाइम हुआ तो इस बॉडी का वी डैश हो गया वेलोसिटी फाइनल टाइम के बाद। तो कितना टाइम लगा इधर से निकाल सकता हूँ मैं, वी फाइनल वी इनिशियल इज इक्वल टू 80। तो कितने टाइम में हो जाएगा, वी इनिशियल वी था और ये हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू ए इंटू टी। और कितने टाइम होगा हमें टाइम पता चल गया, तो इधर से जो टाइम निकल करके आया दैट इज वी डैश। ओके ठीक है, इसी रिलेशन से हम लोग पुट कर लेंगे, वी डैश माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाय ए। ये टाइम निकल के आया। क्या इतने ही टाइम के लिए अल्फा भी लगेगा? इनिशियली जो अल्फा था हाँ वो जीरो था, सॉरी ओमेगा। इनिशियली जो ओमेगा था वो जीरो था और फाइनली टी टाइम के बाद इसके पास ओमेगा ओमेगा डैश आ गया है। तो मैं बोलूँगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना, हमें हर एक प्रोसेस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बता दिया तो ये कर लें, ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोसेस से मैं हर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मेथड बता रहा हूँ इससे सारे तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो भी निकाल सकते हैं इसमें से, कि पूरे ड्यूरेशन में ऑन एन एवरेज कितना फ्रिक्शन लगा वो भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा डैश माइनस ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। क्या टाइम उतना ही लगा, टाइम का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, अल्फा का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। टाइम लगा वी डैश माइनस वी डिवाइडेड बाय ए। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एफ बाय एम। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है और ये आ जाएगा हमारा ओमेगा डैश है ना। तो ये ओमेगा डैश एफ से एफ कैंसिल आउट हुआ, और अब मुझे एज्यूम करने की ज़रूरत है कि क्या है, ये डिस्क है या फिर रिंग है या फिर कुछ और है, क्योंकि मुझे तो पुट करना होगा ना वैल्यू को। समझ में आ रहा है क्या? तो अब एज्यूम करता हूँ कि डिस्क है मेरे पास। अगर डिस्क है तो आई का वैल्यू पुट कर लेंगे विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर होता है। तो मैं वी डैश को पुट कर लेता, ओमेगा डैश को पुट कर लेता हूँ, वी डैश बाय आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और वी डैश माइनस ऑफ वी, एफ तो कैंसिल आउट हो चुका है, आर एम। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, मेरे पास इक्वेशन आया वी डैश इज इक्वल्स टू
2v डैश माइनस ऑफ 2v। तो ये इस तरफ आ गया, 2v इज इक्वल्स टू v डैश। कुछ गड़बड़ हो गया? यही आ रहा है इसमें। हाँ, इस जगह पे एक मिस्टेक हुआ, डेट इज एक्सलरेशन। अल्फा तो हमारा जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन एक्सलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक माइनस साइन लगाना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था, जो कि हम लोग भूल गए, और ये फिर हमारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। और एक माइनस साइन इस जगह पे लगा दूंगा, फिर आंसर हमारा आ जाएगा सही। तो ये माइनस लग गया। अब कितना आ जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2v डैश और प्लस ऑफ 2v, इस तरफ लेकर के जाएंगे, ये आ जाएगा 3v डैश इज इक्वल्स टू 2v, सो v डैश विल बी इक्वल्स टू 2v/3, है ना। ऑफकोर्स हमारा जो वेलोसिटी होना चाहिए फाइनल, वो तो कम होना चाहिए ना, ज़्यादा कैसे हो सकता है, हाँ ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसी समय तुम्हें पता चल जाएगा। और ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है, इस जगह पे अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ओमेगा आ रहा है, अल्फ़ा भी उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लेंगे इसलिए। लेकिन यहाँ पे इसका रिटार्डेशन हो रहा है, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये माइनस साइन डालना इंपॉर्टेंट था। तो हर एक जगह बस माइनस लगा दिया मैंने, और हमारा इक्वेशन करेक्ट हो गया। और इधर से वेलोसिटी आया तो ओमेगा डैश भी आ जाएगा, हमारा ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, v डैश बाय r विच इज इक्वल्स टू 2v/3r, दिस विल बी ओमेगा डैश। और तुम इससे इनफैक्ट टाइम भी निकाल सकते हो कि कितने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग करने लग गया। टाइम का रिलेशन तो ये है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है, उससे टाइम नहीं निकाल पाते। तुम्हें तो यही क्वेश्चन लगाना नहीं आता फिर, है ना। तो इधर से तुम टाइम भी निकाल सकते हो। टाइम कितना लगेगा, v माइनस ऑफ v डैश डिवाइडेड बाय a। अब a का वैल्यू चाहे तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो भी ऊपर निकला है f/m, है ना। फ्रिक्शन का वैल्यू हमें पता है, म्यू इंटू एन, वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, ये हम लोग सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो हमारा कितना आसान हो गया, अल्फा ए फ्रिक्शन के कारण से वर्क डन निकालना चाहो तो वो भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि कितने डिस्टेंस के बाद जा करके वो प्योरिंग करना स्टार्ट करेगा, वो भी निकाल सकते हैं। मतलब सारे काम हम लोगों ने कर लिया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, जिस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं और हर एक जगह पे यूज किया जाता है, दूसरा मेथड, उसे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग दूसरा मेथड ही यूज करेंगे ज़्यादातर। क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारे पास वापस एक डिस्क है, क्या है इसका, और इस डिस्क को मैंने सिर्फ और सिर्फ आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया v, और कोई भी ओमेगा नहीं दिया, और इस जगह पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो हमें पता है ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा अभी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा। तो पूछा गया कि जब प्योर रोलिंग करने लगेगा तो उस समय इसका वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में कितना होगा। तो पहला मेथड तो हमने देख लिया, उससे हम लोगों ने निकाल लिया v डैश, और ये है ओमेगा डैश। अब दूसरा मेथड देखेंगे, दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। तो सेकेंड मेथड इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, काफी फेमस मेथड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तभी हो सकता है जब टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है ना। तो हमें सबसे पहले तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। तो उसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ।
और सिर्फ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए, पूरे ड्यूरेशन में टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी मैं लगा सकता हूँ, अदरवाइज इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को नहीं लगा पाऊंगा। तो ये एक इनिशियल स्टेट एज्यूम करा और एक फाइनल स्टेट एज्यूम करा। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। और सारे फोर्सेस को मैं देख लेता हूँ पहले, किधर किधर लग रहा है। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, पीछे की डायरेक्शन में या फिर आगे की डायरेक्शन में जो भी है फ्रिक्शन लग रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट टॉर्क हो जाएगा जीरो। कौन सा पॉइंट है? जहां से सारे फोर्सेस पास करोगे, दिस विल बी द पॉइंट ओ। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ में जीरो बोल सकता हूँ, और पूरे ड्यूरेशन में भी रहेगा, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन तो ऑलवेज इसी लाइन से पास करना है, और फ्रिक्शन जो है वो इस पॉइंट से ही पास करके जाएगा। नॉर्मल और एम जी इस लाइन से पास करेगा, और जो फ्रिक्शन होगा इस जगह से पास करेगा, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसके अबाउट टॉर्क होना है जीरो। और क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो मैं उसी पॉइंट के अबाउट, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। अब जो एल का वैल्यू होता है वो क्या होता है? जब भी सीटीआरएम हो रहा होता है, तो जब सीटीआरएम हो रहा होता है, तो जो एल का वैल्यू होता है डेट इज एल अबाउट V सेंटर ऑफ plus मास I प्लस आर क्रॉस टी। यही लिखते हैं ना? है ना? तो इनिशियल पहले मैं देख लेता हूँ, इसके पास सिर्फ और सिर्फ v वेलोसिटी है आगे की डायरेक्शन में, और कुछ नहीं। इसके पास v वेलोसिटी भी है और ओमेगा से रोटेशन भी हो रहा है। तो ये रोटेशन हो रहा होगा तभी आएगा, ये जब लीनियर मोमेंटम होगा तभी आएगा। तो मैं पहले फाइनल लिख लेता हूँ ओ पॉइंट के अबाउट। तो ओ पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगा, और ये v वेलोसिटी से जा रहा होगा, कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। तो मैं पहले l अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लेता हूँ, वो काफ़ी आसान होता है, i इंटू ओमेगा, और r क्रॉस p लिखेंगे। r क्रॉस p जो हो जाएगा वो एम वी आर परपेंडिकुलर, ये i इंटू ओमेगा होता है मैग्नीट्यूड में, और ये एम वी आर परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है। तो इसी दोनों का या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन? डायरेक्शन भी तो देखना है। तो बताओ, तुम डायरेक्शन बताओ। आई ओमेगा का मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो आई इंटू ओमेगा प्लस हो गया माइनस? plus प्लस प्लस होगा, होगा। ऐसा plus रोटेशन होगा। आर क्रॉस पी प्लस होगा या माइनस? आर क्रॉस पी प्लस होगा। minus ये प्लस होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऐसे करके रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसी का डायरेक्शन में आया ना, तो प्लस होगा। ये बन जाएगा एम वी डैश आर परपेंडिकुलर विच इज रेडियस आर। अगर एल इनिशियल यहाँ से बताना हो तो कितना होगा? सिर्फ लीनियर मोमेंटम होगा। हाँ, क्योंकि इसका रोटेशन हो नहीं रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इसका रोटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं एलसीएम तो लिखूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर क्रॉस पी वाला लिखूंगा। और वो आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा? जितना ये वाला चीज है एम वी डैश आर लिखा है ना, उतना ही मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन वी हो जाएगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? और पॉजिटिव लेना पॉजिटिव पड़ेगा, होगा। क्योंकि हाँ इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है और इसको वेलोसिटी दिया तुमने, ये डिस्टेंस है आर, ये हो जाएगा जीरो प्लस ऑफ एम वी आर, और ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू आई। आई का कितना वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है? एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश लिखना था यहाँ पे। ओमेगा डैश का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ?
v डैश इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि अभी ये प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा v डैश बाय आर इज इक्वल टू m v डैश आर प्लस में, तो कैंसिल आउट कर लो, आर स्क्वायर चला जाएगा हर एक जगह से, आर भी चला जाएगा, मास भी चला जाएगा, और मेरे पास इक्वेशन बच के आ जाएगा v इज इक्वल टू v डैश प्लस ऑफ दिस मच, ये हो जाएगा 3v डैश बाई 2 इज इक्वल टू v, सो v डैश इज इक्वल टू 2v बाई 3। तो इधर से भी हमारा वही आंसर आया जो कि हम लोगों ने ये निकाला था, 2v बाई 3। 2v बाई 3, तो आंसर तो हमारा सेम आएगा, लेकिन जो सेकंड मेथड है रिलेटिवली इजी है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर समझ में आ गया तो उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक डिस्क है, आपस से, और इस डिस्क को सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ओमेगा दिया है मैंने, है ना, ओमेगा डैश नहीं, सिर्फ ओमेगा दिया है, ओमेगा नॉट लिख देता हूँ, और इसको मैंने रोटेट करा करके इस फ्लोर पे रख दिया जिसमें फ्रिक्शन है। तो बोला गया जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो उस समय इसके पास लीनियर वेलोसिटी कितना होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट विल बी परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। और डिस्क है, मास रेडियस देने की जरूरत है नहीं, इसे काम का नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ। इसमें फ्रिक्शन ऑफ कोर्स प्रेजेंट है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा नॉट आर बाई 3 आ रहा है, इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी हमें दो कंडीशन एज्यूम करना होगा, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियली क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन कर रहा है ओमेगा नॉट से, और फाइनली जब ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा और ओमेगा से ये प्योर रोलिंग करने लगेगा। प्योर रोलिंग हो रहा है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो रहा होगा। तो इस पॉइंट O के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, ठीक है। और फिर इनिशियल जो होगा L का वैल्यू होता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस R क्रॉस P, ये हो जाएगा सिर्फ I इंटू ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एज्यूम करा, इज इक्वल्स टू, एक तो I इंटू ओमेगा होगा विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी आर, आर कितना कैपिटल आर, और जब ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा तो उस समय ओमेगा डैश में वी बाय आर बोलूँगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है इधर से, और ये एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, एम से कैंसिल आउट कर लो, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक से, और निकालना है वी को, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट आर बाय 2 इज इक्वल्स टू आर, पूरा ही कैंसिल होगा ना ये ऐसा, तो ये हो जाएगा v बाई 2 प्लस ऑफ v विच इज इक्वल्स टू 3v बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, v इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर बाय 3, तो ये निकल के आया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ओमेगा कितना निकल के आ जाएगा, ओमेगा नॉट बाय 3।
एक कंडीशन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि जो कॉइन होता है ना हमारे पास, कभी तुम लोगों ने किया होगा, कॉइन को एक फिंगर टिप के नीचे इसको रखते हैं इस तरीके से और इसको इस तरीके से पुश करते हैं। तो पुश करने पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है और कॉइन इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाता है। किया है कभी क्या? तो ये इस तरह आगे हाँ जाता है, उसके बाद फिर हाँ पीछे रिटर्न आता है। करा है कभी? हाँ चाहो तो अभी भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि इसको पुश किया गया और पुश करने पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई वी नॉट और इस डायरेक्शन में आया ओमेगा नॉट, और ये था हमारे पास एक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। तो पूछा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन ओमेगा नॉट एंड वी नॉट such that it stops and does not move at all. सॉल्व करो, आफ्टर सम टाइम बोलो। और टाइम अगर तुमसे पूछा जाए तो टाइम भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। करो सॉल्व इसको। सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो मेरे पास फर्स्ट दिया गया कि इसको इस तरीके से रिलीज किया गया कि इसकी वेलोसिटी जो है आगे की डायरेक्शन में वी नॉट और ओमेगा जो है इस डायरेक्शन में आया ओमेगा नॉट, और ये सॉलिड स्फीयर है। तो क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ये रुक जाए, जाकर के स्टॉप हो जाए? डेट मीन्स इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जानी चाहिए और ओमेगा भी जीरो हो जाना चाहिए फाइनल कुछ टाइम के बाद। और पॉइंट ओ इस जगह पे, पॉइंट ओ इस जगह पे, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल उस पॉइंट ओ के अबाउट सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लेता हूँ और फिर मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ। तो हो जाएगा आई सी एम। आई सी एम कितना होगा? आई इंटू ओमेगा, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और दूसरा होगा एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज वी नॉट, और आर परपेंडिकुलर आर, और ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू फाइनल तो स्टॉप हो गया, ये जीरो हो जाना चाहिए। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। तो इधर से हमारा रिलेशन आ जाएगा। समझ में आया क्या? सो वी नॉट इज इक्वल्स टू 2/5 ओमेगा नॉट इंटू अगर आर होगा तो तुम इसको इस तरीके से पुश करोगे तो फाइनली यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा। लेकिन अगर इम्बैलेंस होता, बोलता कि ये जो है वो 2v0 गिवन है, तो 2v0 गिवन है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करता, ऐसा वेलोसिटी रखता और ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में रखता, और यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता। तो मैं एल फाइनल अब जीरो नहीं करता और मैं एल फाइनल में लिखता आई इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर। डायरेक्शन इधर ही है तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर इक्वल्स टू करते हैं, हमारा आंसर ये आएगा। आपने क्या बोला? क्या बोल रहे हो? फिर ये ये कब केस होगा आपने जब? कब क्या बोल रहे हो? पूछो। ये सर केस ये कब कब होगा? होएगा? ये केस कब होगा? ये जब 2v0 मैंने दिया होता तो 2v0 अगर गिवन होता तो ये वाला जो टर्म है मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हुआ होता, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो फाइनल का भी इस डायरेक्शन में ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए जब हमारा डिस्क होगा या फिर सॉलिड स्फीयर होगा उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, कुछ v डैश मान लेंगे, और ओमेगा डैश इस डायरेक्शन में होगा। तो ओमेगा डैश निकालना होता तो हम लोग निकाल सकते थे, वो इस बार इसको मैं इससे इक्वल करता, विच इज आई इंटू ओमेगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी डैश इंटू आर परपेंडिकुलर। अब वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको पुट करेंगे
और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सेकंड केस तो के लिए मतलब था, अगर टू हर यहाँ पे क्वेश्चन होता में तो। पहले बोलो हर क्वेश्चन में सर हमें फिर चेक ना करना पड़ेगा कि वो तुम कब जाके इसको चेक कर रुकेगा। लो ना, इतना सा टर्म पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, इसको चेक कर लो। ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब फाइनल इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर हम्म। ये नेगेटिव हुआ तो इस डायरेक्शन में फाइनल रहेगा। अगर जीरो हो गया मतलब जीरो होगा, जैसे ये जीरो हो गया रुक जाएगा। फाइनली रुक हम्म। जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, तो तुम कर लेना। जेई में भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए थे कि इसको ऊपर से रोल किया गया था, तो कौन सा पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, अब इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये सर हो गया। और हाँ बोलो। सर जो फिंगर से कॉइन जो हमने पुश किया था, तो वो जहाँ जिस पॉइंट से वो रिटर्न आता है उस पॉइंट तक जाने तक पूरा स्लाइडिंग होते रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें जो फ्रिक्शन लगते रहेगा, वो जो फ्रिक्शन होगा, कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लग रहा होगा, काइनेट। है ना। और वो स्लाइड होते हुए जाएगा, घसीटते हुए। तो इसका मतलब जितनी भी इसके पास एनर्जी थी, पी नॉट वाली और ओमेगा नॉट वाली, वो टोटल कितनी हो गई? सारा का सारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया। फ्रिक्शन ने वर्क कर लिया और एनर्जी खत्म कर दिया। बराबर। यस सर। आगे चलते हैं। अब थोड़ा टफर पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, या फिर बोल लो कि रोलिंग ओवर मूविंग सरफेस। अभी तक हम लोग जितने भी सरफेस लिए थे वो फिक्स था, ग्राउंड के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। ये जो सरफेस नीचे होता था फिक्स होता था, मूव नहीं करता था। लेकिन अगर रोलिंग ओवर मूविंग सरफेस करेंगे तो क्या होगा? मूविंग सरफेस, और इस जगह पे आकर के दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर चलता ही नहीं है। करे तो करे क्या? उसको मैं बिल्कुल ही इजी वे में समझाऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू ही कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक डिस्क मैंने रखा हुआ है, और डिस्क के ऊपर कोई भी फोर्स वगैरह नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा हूँ, और डिस्क है ये हमारे पास, जिसका मास m है और रेडियस r है, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो कैपिटल M मास का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ डिस्क का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बने रोलिंग ओवर मूविंग सरफेस। जो नीचे वाला सरफेस है जिसके ऊपर ये डिस्क रखा हुआ है, ये सरफेस मूव कर रहा है, और ये जो डिस्क है वो भी मूव कर रहा है। तो सबसे पहला मुझे प्योर रोलिंग का कंडीशन लगाना है। क्या इस रोलिंग ओवर मूविंग सरफेस में प्योर रोलिंग का कंडीशन लगा सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो मेरे पास है दो सरफेस जो कि कांटेक्ट में है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा दोनों का एक्सेलरेशन। इस पे फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ बी है, और इसका अल्फा होगा। बोलो अल्फा कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। दिस विल बी द अल्फा। तो इस पॉइंट का जो ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन हुआ है वो एक तो बी हुआ है, और दूसरा कौन सा हुआ है?
बोलो, अल्फा इंटू आर। अल्फा की वजह से। और नीचे वाला जो पॉइंट है वो तो ए से एक्सलेट कर रहा है, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, होने की टेंडेंसी है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो मैं a इज इक्वल्स टू बी प्लस ऑफ अल्फा लिखूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आया, विच इज रोलिंग ओवर द मूविंग सरफेस का कंस्ट्रेंट मोशन या फिर प्योर रोलिंग का कंडीशन मान लो। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अब इसके ऊपर मैं फोर्सेस वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, फ्रिक्शन जो है लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स प्योर रोलिंग हो रहा है तो कैसा होगा, स्टैटिक होगा, काइनेटिक नहीं होगा। तो मेरे पास टोटल है दो बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी जो है वो दो काम कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन, तो दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। सेकेंड बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो इससे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगा। तो हमेशा एकदम माइंड से क्लियर रहना है कि इक्वेशन कहाँ कहाँ से मुझे बनाना है और कौन कौन सा बनेगा। तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कैपिटल F माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इसका ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास into acceleration, and rotation motion, rotational torque is equals to I alpha, F into R is equals to I into alpha। ये इक्वेशन लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और इधर से मेरे पास ये जो इक्वेशन आ चुका है, इसमें से मैं चाहूँ तो अब अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसको रिप्लेस करना चाहते हो। बस क्योंकि ये इक्वेशन जो तीन है इसी को सॉल्व करना है, एक दो तीन इक्वेशन। कितने अननोन है, इन चार इक्वेशन में कितने अननोन है? चार। 4 अननोन है ना। चार। तो 4 अननोन होंगे तो 4 इक्वेशन मुझे चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन मुझे चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए ऐसा कर लेता हूँ कि मैं अल्फा इधर से निकाल लेता हूँ। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय आर, और इसका वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, f इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, और अल्फा a माइनस बी डिवाइडेड बाय आर, और f इज इक्वल्स टू m इंटू बी है। आर से तो पहले कैंसिल आउट कर लो इसको, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू m बाई 2 a माइनस ऑफ b। और क्या चीज़ आ जाएगा, इधर से f इज इक्वल्स टू एम बी, ये दोनों इक्वल है, और इसमें भी f का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, फ्रिक्शन का, है ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू इधर से आ जाएगा कैपिटल F माइनस ऑफ एम बी इज इक्वल्स टू एम ए, सो कैपिटल F इज इक्वल्स टू एम बी प्लस ऑफ ए, और इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ फ्रिक्शन का वैल्यू पुट करके, तो ये हो जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू एम बाई 2 ए माइनस ऑफ बी, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2b इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ बी, सो 3b इज इक्वल्स टू ए। तो इधर से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, एट 3b इज इक्वल्स टू ए, इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, f इज इक्वल्स टू जो भी चीज़ चाहिए उसके हिसाब से तुम पुट कर सकते हो। a का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ऑफ एम 3b, हो जाएगा m 4mb, तो b कितना आ गया, f बाय 4 है। समझ में आया क्या? और यस सर। हाँ, a कितना आ जाएगा फिर, a इज इक्वल्स टू 3f बाय 4m,
तो तुम अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चाहो तो ने वाटर बोतल को ले लेना और उसके नीचे बुक रख लेना, और बुक रखने के बाद वाटर बोतल को रख करके इसको खींचना। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो ज़्यादा होगा इससे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इसका कम है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सेम टाइम में इसका सेंटर ऑफ मास कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो तुम जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है। इसका मास भी स्मॉल m हमने ले लिया है, तभी ये सारी चीज़ हुआ। ठीक है क्या? तो ये मूविंग सरफेस के ऊपर क्वेश्चन था, और भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं टॉपलिंग कराऊंगा, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट इज टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है, पता है कुछ इसके बारे में? तो जो गिर जाना। गिर जाना, है ना? जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है मेरे पास, और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट करा, और ग्राउंड में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा भी एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मैं फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं किया, ये फोर्स थोड़ा ऊपर लगाया मैंने तो मूव नहीं किया, फोर्स थोड़ा और ऊपर लगाया तो मूव तो नहीं किया, लेकिन ये क्या करने लगा, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करने लगा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने लगा। तो इसे बोला जाता है टॉपलिंग, इसे हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं। तो टॉपलिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो लेट से ये हमारे पास एक ब्लॉक है कोई सा भी, और मैं इस जगह पे फोर्स लगा रहा हूँ कैपिटल एफ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पता चलेगा, तुम ध्यान से देखना। तो मैं पहला कंडीशन मान रहा हूँ कि फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका F इज इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट, इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगा और इस जगह पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा, लगने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा होगा। अब दूसरा, फोर्स का वैल्यू में थोड़ा सा बढ़ाया, मूव नहीं कर रहा है, ना तो टॉपल कर रहा है ना तो मूव कर रहा है, बस थोड़ा सा इंक्रीज करा, बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, जो कैपिटल एफ फोर्स है वो इस जगह पे लगेगा, और mg जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और जो नॉर्मल है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है? नहीं रोटेट कर रहा है, मैं ऐसा बता रखा हूँ कि हाँ मैंने काफ़ी छोटा फ्रिक्शन लगाया, फोर्स लगाया। तो टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि एफ नेट इस पे 0 है, तो हमारा नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करके देखते हैं एक बार, क्या नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर होगा? इसमें तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक बार नेट टॉर्क 0 करने की कोशिश करता हूँ, तो n और mg का तो 0 हो ही जाएगा, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन है और जो कैपिटल एफ फोर्स है, दोनों ब्लॉक को सेम डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। समझो अच्छे तरीके से, ये फोर्स चाहता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे रोटेट करा दे, और फ्रिक्शन भी चाहता है कि मैं ऐसे रोटेट करा दूं, तो नेट टॉर्क तो 0 नहीं है। जबकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा फोर्स को इंक्रीज किया है, और हमने देखा कि बॉडी रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब टॉर्क 0 होना चाहिए। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन करा यहाँ पे थियोरेटिकली, यहाँ तो कुछ और निकल रहा है। क्या हुआ बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। नॉर्मल शिफ्ट करेगा। नॉर्मल शिफ्ट करेगा, इस जगह पे
जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है। अभी तक में हम लोग ने जितने भी बचपन में चीज़ें पढ़े हैं, एनएलएम से लेकर के फ्रिक्शन में जितने भी चीज़ें पढ़े कि सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल पास होगा, ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग ब्लॉक लेते थे तो शिफ्ट नहीं कराते थे। क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि हम लोग सिर्फ फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे थे और उसमें एक पॉइंट मास मान लेते थे। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते थे, बोर्ड ब्लॉक लेते थे, तो पॉइंट मास ले लेते थे जिसमें कि नॉर्मल उसी जगह से पास करेगा। चलो, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं बात कि हाँ ठीक है, इसका मतलब फोर्स हमने बढ़ाया यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो यही रहेगा। mg तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है, लेकिन नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा? राइट। राइट। राइट में शिफ्ट होना चाहिए, तभी तो टॉर्क जीरो हो पाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से समझाऊं, प्रैक्टिकल वे में, तुमने जब इसको इस तरीके से फोर्स लगाया तो इस वाले लोकेशंस पे काफी ज्यादा प्रेशर आया कंपेयर टू दिस लोकेशंस। इस लोकेशन पे प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज करा, तो यहाँ से जो नॉर्मल लगेगा वो ज्यादा लगेगा इस लोकेशन से, तो इसीलिए ये जो नॉर्मल है वो शिफ्ट हो गया इस तरफ, रिजल्टेंट नॉर्मल। ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आ गया, तो आगे हम लोग चलते हैं कि जब थर्ड हमने फोर्स एनफ कर दिया और ये रोटेट करने के कंडीशंस में आ गया है, तो उस समय क्या हो जाएगा? ये जस्ट लिफ्ट होने लगेगा, और जस्ट लिफ्ट होने लगेगा ग्राउंड से, तो नॉर्मल पूरा का पूरा शिफ्ट होकर के इस लोकेशन पे आ जाएगा। नॉर्मल इस लोकेशन से पास करेगा और mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और तुमने एक फोर्स लगा के रखा है F इस डायरेक्शन में यहाँ पे। तो ये क्योंकि जस्ट टॉपल का कंडीशन है। हाँ, जस्ट जस्ट अबाउट टू टॉपल, जस्ट टॉपलिंग कर रहा है, तो जस्ट टॉपलिंग कर रहा है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो, जस्ट जीरो करना है। हालांकि जीरो से ज्यादा होना चाहिए अगर रोटेट करना है, थोड़ा सा लिफ्ट ऑफ होने की कंडीशन में कगार में ये इस तरीके से लिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसा जूम कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ मिनिमम कंडीशन के लिए जीरो होना चाहिए। इस डिस्टेंस को मैं बी मान लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, और इसे भी एज्यूम कर लेता हूँ जस्ट क्वेश्चन के लिए, ये एज्यूम कर लेता हूँ। तो नेट टॉर्क जीरो करेंगे तो फ्रिक्शन और नॉर्मल के कारण से तो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू mg होना चाहिए। तो कैपिटल एफ फोर्स के कारण से टॉर्क कितना होगा? दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज fb, और टॉर्क ड्यू टू mg कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज mg इनटू a/2। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि F मिनिमम मुझे उस लोकेशन पे कितना लगाना चाहिए ताकि ये रोटेट कर जाए। तो तुम्हारे घर में अलमीरा होगा, कभी अगर मूव कराना हो या रोटेट कराना हो तो उस हिसाब से लगाना, कभी ऊपर फोर्स मत लगाना, नहीं तो ये मूव नहीं करेगा, पहले टॉपल फर्स्ट करेगा। इसलिए फोर्स को हमेशा नीचे लगाएंगे ताकि ये मूव करे, रोटेट ना करे। ठीक है, इन दोनों फोर्स का इफेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ये मूव ना करे? तो ऑफ कोर्स कैपिटल एफ शुड बी लेस देन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो म्यू एन हो सकता है, और ये कैपिटल एफ मिनिमम तुमने निकाल के रखा है एम जी। जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और इस तरह के कैलकुलेशन तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन के लिए भी किया जा सकता है। नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा एम जी कैंसिल आउट, तो मिनिमम म्यू का वैल्यू जो होना चाहिए a/2 भी होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो पहले वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर जाएगा, टॉपल नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉपलिंग का देख लिया तो ये थीटा एंगल है और इस जगह पे एक ब्लॉक है, और इस जगह जो पे ये लास्ट में किया आपने जो किया, हाँ बोलो। कौन से कंडीशन किया था कि ब्लॉक टॉपल ना करे? हाँ, ब्लॉक कितना फोर्स? टॉपल करे पहले और रोटेट ना, मतलब कि ट्रांसलेट ना करे। ठीक है, तो टॉपल
करना चाहिए तो उसके लिए वो उसी जगह पे स्टेशनरी रहे, रुका रहे, और इसके बाद रोटेट कर जाए। तो इसीलिए मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि ट्रांसलेशन मोशन ना करे। तो ट्रांसलेशन मोशन ना करने के लिए इस पे आगे की डायरेक्शन में कैपिटल एफ लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन होना चाहिए ज़्यादा। बराबर है। हाँ, यस सर। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है इसका ब्लॉक मास का एम है, ए है और ये ए है। पूछा गया फाइंड पॉइंट ए से नॉर्मल कहाँ पे लगा होगा वो निकालना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए फॉर नॉर्मल टू बी एक्टिंग। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल निकालना होगा, तो उसके लिए मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ और जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसको शो कर लेता हूँ। एक तो लग रहा होगा एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एम जी सॉरी कॉस थीटा एंड साइन थीटा इधर होगा, एम जी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। और नॉर्मल जो होगा फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, हमें ये पता है। अब नॉर्मल का मुझे लोकेशन फाइंड आउट करना है कि ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा हूँ। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो ये फ्रिक्शन चाहता है कि मैं इधर रोटेट करा दूँ, तो ऑफकोर्स नॉर्मल जो होना चाहिए वो इस लोकेशन पे होना चाहिए ताकि इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल जो हो जाएगा, नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एम जी कॉस थीटा ही होगा। तो मैं लिखूंगा इधर से एम जी कॉस थीटा, और साथ ही साथ पहले तो ये टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल निकाल लेता हूँ। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, और टॉर्क फ्रिक्शन के कारण से कितना हो जाएगा एफ इंटू इस डायरेक्शन ए में बाय 2। रोटेशन विच इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हैं तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए बाई 2। और इसमें तुम्हें एक ही केस या दो केस मिल सकता है। एक केस तो ऐसा मिल सकता है कि जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मैं बोलूँगा दिस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। या फिर वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे भी होगा तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। वैल्यूज को मैं इतना पुट करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी लग सकता है ना, और एक्सलेट कर रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, लेकिन एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं लगेगा। तो उस समय हमें फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन पुट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट तरह के केसेस तुम्हें क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं जिसके हिसाब से तुम्हें पुट करना होगा फ्रिक्शन का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो आ जाए। सर आपने ये सेंटर ऑफ मास का अबाउट निकाला है क्या? अब इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लेंगे? क्या कुछ बोल रहे हो? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लेंगे? एम जी साइन थीटा। हाँ, फ्रिक्शन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एम जी साइन थीटा। हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर रेस्ट पे है, दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। तो एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई 2, और टॉर्क जो है नॉर्मल के कारण से वो कितना हो जाएगा, इस जगह से डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू कितना ले लेंगे एम जी कॉस थीटा। सो दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, और एम जी का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, डेट इज टेन थीटा इंटू ए बाई 2। तो ये हमारा x निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं सिनारियो के हिसाब से। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक ट्रक है जो कि आगे के डायरेक्शन में जाना चाहता है और डी डिस्टेंस ये ट्रेवल करना चाहता है। ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है F, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया है, स्क्वायर ब्लॉक जिसका मास m है,
स्मॉल एम, और इस ट्रक का भी मास स्मॉल एम, और इस पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है। इसका डायमेंशन दे रखा है ए, और ये ए। तो पूछा गया इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए ताकि ये डी डिस्टेंस सबसे कम टाइम में ट्रेवल कर ले। एफ मैक्सिमम कितना होगा ताकि सबसे कम टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, और साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है टॉपल भी नहीं करना चाहिए। ब्लॉक टॉपल नहीं करना चाहिए, और सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है ताकि ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। टॉपलिंग जरूर हो सकता है लेकिन ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। इसको सॉल्व करो। और भी क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा है, वैसे हमारा आरबीटी कंप्लीट हो गया, और भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लो इस तरीके का दो सिलेंडर है और इन दोनों सिलेंडर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों का मास m है और रेडियस r दे रखा है। तो फिर बताना है कि इस सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसमें इस तरीके से ढेर सारे रैपिंग कर दिए गए हैं सिलेंडर के ऊपर। ये लेंथ L/4 है और ये भी L/4 लेंथ है, और इसको इस जगह से रिलीज कर दिया गया। तो फिर इस सिलेंडर का अल्फा कितना होगा ये निकालना है। ऐसे से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन वेज के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि ये एक डिस्क है, इसको इस तरीके से रखा गया, और एक ब्लॉक है, इसको इस जगह से इस तरीके से रखा गया, और ये फिक्स्ड है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी को एक बार तुम प्रैक्टिस करना, इसी के क्वेश्चंस के तुम्हें दे दूंगा, उसे प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, मुझे मैक्सिमम एफ निकालना है ताकि ये टॉपल ना करे। तो सबसे पहले ये निकाल लो, ये टॉपल नहीं करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर ए से एक्सलेट करा तो पीछे की डायरेक्शन में इस पे सूडो फोर्स लगेगा विच विल बी एम ए, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, और जो टॉपल करेगा इसी के अबाउट कर सकता है। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ शुड बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एम जी इंटू, अभी दोनों तो ए ही है तो a/2 और एम ए इंटू a/2 होगा। अगर डायमेंशन चेंज कर दूँ मैं, इसको b कर दूँ, तो ये b हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा b/2। तो जैसे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओके ओके ओके। एक्सेलरेशन को मैं मानता हूँ कि x है, तो इधर x लेना पड़ेगा। तो x जो मेरा मैक्सिमम आ सकता है ताकि टॉपलिंग ना हो, कितना आ जाएगा g इंटू a/b, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। और फिर अगर इतना एक्सेलरेशन हो सकता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इतने से ही एक्सेलरेट करेगा। तो एफ इज इक्वल्स टू एम लिखेंगे हम लोग, एफ इज इक्वल्स टू 2m इंटू ए, ये हो जाएगा g इंटू a/b। सर ब्लॉक स्क्वायर था ना? क्या बोल रहा हूँ, हाँ स्क्वायर की जगह पे मैंने इसको b ले लिया, क्योंकि a और a कैंसिल आउट हो जाता ना, इसीलिए मैंने इसको b ले लिया। और मिनिमम टाइम कितना लगेगा, एक्सेलरेशन निकाल लिया तो तुम अब ये भी निकाल सकते हो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एस का वैल्यू कितना हो जाएगा डी, इनिशियल यू कितना है 0, हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर। तो इधर से टाइम कितना लगेगा ये तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें करने पड़ेंगे। इसमें मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन एक बार देख लेना, और मैं कुछ क्वेश्चंस को पोस्ट कर दूंगा एस सी बी का। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ सर।